हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। लैब असिस्टेंट जिसकी आप काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, उसकी वैकेंसी आ चुकी है और आज से फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। 25 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके ऊपर जो भी नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में मदन जी सर ने कुछ पहले वीडियो बना दिया था। उस वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट्स थे क्योंकि आज से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं और फॉर्म भरना सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। फॉर्म भरने में कुछ कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट सावधानियां रखनी है, किस तरह से फॉर्म भरना है। यहाँ पर एक फॉर्म भरते समय बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद एग्जाम के बाद फाइनल आपके सिलेक्शन होने के बाद जिस पर फर्क पड़ेगा कि आपको प्रेफरेंस क्या देनी, किस विभाग में आप जाना चाहते हैं। देखो, फॉर्म भरते समय हम ज़्यादा इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हमें लगता है कि हमें तो सिर्फ नौकरी चाहिए कहीं पर भी, लेकिन जब आप अपनी मेहनत से सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको बाद में पता चलता है कि जिस विभाग में आप जाना चाह रहे थे वो विभाग नहीं मिल गया, कोई और विभाग मिल गया, और आप हमेशा फिर परेशान रहते हैं क्योंकि फिर आसानी से विभाग बदलता नहीं है। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। एक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं, ज्योग्राफी वाले, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। देखो, ये हमारे पास जो आज का टॉपिक रहेगा ये रहेगा। पहले तो मैं पदों के वर्गीकरण पर बात करूंगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ इस पर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट की प्राथमिकता क्रम हमें क्या रख के चलना उस पर बात करेंगे। एज लिमिट की भी बात करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसको लेकर भी डाउट है। सिलेबस पर बात करेंगे, एग्जाम डेट, सैलरी आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको प्रोबेशन के टाइम कितना मिलेगा, जब प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तब इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, ये भी डाउट रहता है, इतना क्लियरली कोई नहीं बताता। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। हालांकि मेरे ख्याल से अभी आपके लिए आप सैलरी के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, फिर भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी जरूर दूंगा। और लास्ट में फॉर्म भरते जो इंपॉर्टेंट सावधानियां रखनी होती है वो अपन बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक सवाल भी आपके दिमाग में आ रहा था कि लैब असिस्टेंट की जो ये भर्ती होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती, उसके लिए अपनी तरफ से क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो, टेस्ट सीरीज के बारे में तो मैं बता देता हूँ। राजस्थान के जितने भी वैकेंसी आई है लगभग हमने सभी में उसमें टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई है, तो इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज हम जरूर अवेलेबल कराएंगे। इसमें आपको, आप देखिए, क्वालिटी एजुकेशन की जो हमारी टेस्ट सीरीज रहती है वो बाकी सबसे थोड़ी सी अलग रहती है। हम इसको जो टेस्ट सीरीज लगभग इसमें भी वही 20 टेस्ट हम रखने वाले हैं, जिसमें 12 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज होंगे। देखो, आज से अगर मैं टेस्ट सीरीज शुरू करता हूं, एग्जाम 3 महीने बाद होने वाला है, तो अभी आपकी किसी की भी पूरी तैयारी नहीं है, तो शुरुआत में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज नॉर्मली बाकी सब जगह नहीं मिलता, लेकिन हम शुरुआत में आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराएंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। तो इस तरह से ये टेस्ट सीरीज रहेगा जैसे कि अपनी बाकी टेस्ट सीरीज चलती है। तो ये टेस्ट सीरीज सबसे पावरफुल होती है आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। मैं, आप मानकर चलिए कि क्वालिटी एजुकेशन की अभी तक की जो टेस्ट सीरीज रही है वो वाकई वो क्वालिटी टेस्ट थे, और अब तक का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो मैंने देखा है। कई कैंडिडेट्स मुझे ये कहते हैं, सर आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद हमारा लेवल ही अलग हो गया तैयारी करने का। तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज भी अगर सीरियसली अटेम्प्ट कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज तो बहुत सस्ती रहने वाली है, आप इसको जरूर 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 अटेम्प्ट करें। ये टेस्ट सीरीज भी अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मानकर चलिएगा आप अपना लेवल पहले से कई गुना बढ़ा लेंगे। अब जो दूसरा आपका सवाल था कई कैंडिडेट्स का था कि इसका वीडियो कोर्स लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, तो हम इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। जो भी विषय विशेषज्ञ, यहाँ पर ये नहीं होगा कि क्योंकि आपके अगर साइंस की बात करें तो सिर्फ जनरल साइंस नहीं आने वाली है, यहाँ पर विषय विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे, और हम इसका एक, जिस तरह से हमने टेस्ट सीरीज की क्वालिटी दी है उसी क्वालिटी कंटेंट में आपको दमदार वीडियो कोर्स भी मिलने वाला है। जल्दी मैं इसकी अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। तो आप बिल्कुल जो इंतजार कर रहे थे टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स का, वो दोनों भी आ जाएगा। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई जो वीडियो कोर्स अच्छे से तैयारी कर ले, ऐसे कैंडिडेट जो एकदम शुरुआत से करेंगे, ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं उनको सलाह दूंगा कि आप ये वीडियो कोर्स ले सकते हो। और जिनकी पहले से बहुत बेहतरीन तैयारी, अच्छी तैयारी, उनको वीडियो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज दें। टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब अपन बात कर लेते हैं सारे पद, सबसे पहले बात करते हैं पदों का वर्गीकरण। आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, ये नोटिफिकेशन है। अब जो समझने वाली बात है, देखो यहाँ पर 7 अलग अलग पद कोड, 7 अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। प्रयोगशाला विज्ञान, तो विज्ञान में यहां से लेकर 5 नंबर तक, 1 से लेकर 5 विज्ञान है। अब यहां पर अलग अलग विभाग है, उस पर आपको ध्यान देना। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसका मतलब है ये स्कूल्स में लैब असिस्टेंट होंगे। जो भी साइंस की स्कूल्स होती है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में जहां पर स्ट्रीम होता है, वहां पर माध्यमिक शिक्षा विभाग विज्ञान का यहाँ पर लैब असिस्टेंट होंगे। उसके बाद ये लगेंगे कृषि विभाग में, जो कोड नंबर 2 है,
वो कृषि विभाग में लगेंगे, जहाँ पर भी कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय जो भी हो वहाँ पर लगे जा सकते हैं। मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है वहाँ पर ये लैब असिस्टेंट लगेंगे। और इसके बाद है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, मतलब ये लैब असिस्टेंट कॉलेज में लगेंगे। यहाँ पर ये विधि विज्ञान, जहाँ पर फोरेंसिक लैब वगैरह होती है, कोई भी आपराधिक जांच वगैरह, फोरेंसिक लैब आपने सुना होगा जहाँ पर जाते होती है, वहाँ पर ये काम करेंगे। और ये है कनिष्ठ प्रयोगशाला, इस पर आप खास ध्यान देना, ये अकेली एक पोस्ट है जो लेवल 5 की है, बाकी सारी की सारी लेवल 8 की पोस्ट है। ये ध्यान रखना, मैं वेतनमान में इसका अंतर समझाऊंगा आपको। इसके बाद ये तो हो गई साइंस की, इसके बाद ये भूगोल का है और ये होम साइंस का, ज्योग्राफी और होम साइंस, इनके पद ये सारा लिस्ट आपको दिख रही है। ये एक ऐसा है, आप देखेंगे जो प्रयोगशाला सहायक माध्यमिक शिक्षा विभाग में यहाँ पर नॉन टीएसपी में 218 पद है, जबकि टीएसपी में ज्यादा पद निकले। बहुत सारे साथी पूछ भी रहते सर टीएसपी में ज्यादा पद कैसा गया। टीएसपी आप जानते होंगे हमारा जो भी साउथ का एरिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो जनजातीय क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ये सारे क्षेत्र आते हैं, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा पोस्ट है। अब देखो पोस्ट का वर्गीकरण अलग अलग हो सकता है, इसका रीजन ये है कि टीएसपी एरिया में पोस्ट ज्यादा खाली थी, सरकार पोस्ट जहां खाली रहती है उसके हिसाब से पोस्ट निकालती है, तो टीएसपी एरिया में बहुत ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी थी तो वहां पर ज्यादा पोस्ट दी। यहाँ पोस्ट ऑलरेडी भरी हुई, इतनी खाली थी तो इतनी ही पोस्ट निकली है। लेकिन ओवरऑल देखें तो 735 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र में, टीएसपी एरिया में 277। यहाँ पर आप देखेंगे कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में यहाँ पर पोस्ट बहुत ज्यादा है। तो पदों का वर्गीकरण आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टोटल पद 1012 पद है। पदों का वर्गीकरण तो हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है और किस किस कैटेगरी में भर सकता है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो लिख रखा है पद, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। जो आपके सबसे ज्यादा सवाल डाउट थे वो था एग्रीकल्चर को लेकर कि एग्रीकल्चर वाला भर सकता है या नहीं भर सकता। देखो एक तो साइंस की अगर हम बात करें, साइंस की बात करें तो एक कैंडिडेट होगा साइंस। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता 12th क्लास है। आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, 12th क्लास में 11th 12th में आपके क्या सब्जेक्ट रहे वो मायने रखते हैं। एक तो वो कैंडिडेट्स जो नॉर्मली राजस्थान में जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले बात करता हूँ पद कोड 1 के लिए, यानी कि पद कोड 1 जब मैं बात कर रहा हूँ तो केवल और केवल इस वैकेंसी की बात कर रहे हैं जिसमें 218 पद हैं, ठीक है। यहाँ से आपका एक सवाल और था, क्या सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरना है? नहीं भरना है। यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि प्राथमिकता, आगे जब हम बात करेंगे प्राथमिकता क्रम, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भरना है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। अब अलग अलग फॉर्म किसका आएगा वो बात करते हैं। तो पहली जो है पद कोड 1 वो सिर्फ माध्यमिक शिक्षा विभाग। अगर आपको केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग में जाना है, आपको स्कूल में लैब असिस्टेंट बनना है, तो उसके लिए योग्यता क्या है वो लिखी हुई है। देखो अगर आपके पास ये योग्यता है तो ही आप स्कूल में लैब असिस्टेंट लग सकते हैं, बाकी नहीं लग सकते, बाकी के लिए अलग है, अलग विभाग है। तो आपके लिए देखो यहाँ पर कम से कम 3 विषय होने चाहिए आपके यहाँ पर वैकल्पिक विषय के रूप में 12th में। कौन कौन से आपके याद, ये तो माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी हो, जैव रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। नॉर्मली ये राजस्थान में बहुत कम कैंडिडेट्स के पास होगा, लेकिन ये ऐसा है जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है जो सबके पास होता है। कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये सबके पास होता है। जिनके भी 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहा है वो 1 से लेकर 5 तक, 2 से 5 में भी एलिजिबल है, क्योंकि वो उनके साथ ही जो 2 से 5 है उसके लिए भी एलिजिबल है। देखो यहाँ पर देखिए, जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो भी 5 के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्या एग्रीकल्चर वाला यहाँ ये फॉर्म भर सकता है इस पद 1? तो एग्रीकल्चर वाला ध्यान रखिए, सिर्फ इसके लिए, इस एक के लिए नहीं भर सकता है, बाकी के लिए 2 से लेकर 5 के लिए अवेलेबल है। 2, 3, 4, 5 इसमें वो भर सकता है। क्यों? देखिए, देखो देवनागरी, ये जो दूसरी लिखा हुआ है देवनागरी में लिखी हुई हिंदी, आपको हिंदी आनी चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है, आप राजस्थान में पढ़े, हिंदी सभी को आती होगी, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान सभी को है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। RSCIT के बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ, मतलब RSCIT की इसमें नीड नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं पद कोड 2 से 5 के लिए, जो नीचे लिखा हुआ था 2 से 5 का मतलब है कि आप कृषि विभाग में लग सकते हैं, कॉलेज में लग सकते हैं, राज्य विधि विज्ञान में लग सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। यहां पर सिर्फ विज्ञान विषय लिखा हुआ है, यहां पर स्पेसिफिक कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ये नहीं लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, एग्रीकल्चर का जो डाउट था, विज्ञान विषय, इसका मतलब है अगर आपकी एग्रीकल्चर है तो वो भी कृषि विज्ञान में ही आता है। विज्ञान में आप मान लीजिए कि बायोलॉजी वाला भी आता है, मैथ्स वाला भी आता है और एग्रीकल्चर वाला भी विज्ञान में आता है। आप पिछली बार देखिए, पिछली बार जो योग्यता लिखी थी वो इतनी ही लिखी हुई थी और एग्रीकल्चर वालों ने भी भरा था, सिलेक्शन भी हुआ है। तो एग्रीकल्चर वालों को डाउट नहीं रखना, एग्रीकल्चर वाले भी ये वाला जो पद कोड 2 से 5 में जो वैकेंसीज दे रखी है उसके लिए आप भर सकते हैं।
अगर आपके एग्रीकल्चर है तो आप माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए एलिजिबल नहीं है, बाकी सभी के लिए आप 2 से 5 के लिए एलिजिबल है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे लिख देना। सीनियर सेकेंडरी का मतलब है 12th क्लास, आपके ये सब्जेक्ट 12th क्लास में रहा। अब किसी के ये डाउट था कि हमारे 12th में नहीं था, ग्रेजुएशन में था तो हो जाएगा, तो ग्रेजुएशन का मान्य नहीं है, 12th क्लास में आपका ये होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या हम भी फॉर्म भर सकते हैं? तो अभी जो 12th का एग्जाम दे रहे होंगे, यहाँ पर एक आप अगर नोटिफिकेशन पूरा देखेंगे तो उसी में लिखा हुआ था जो 12th क्लास में अपीयरिंग है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 18 साल की हो जानी चाहिए। अभी हम एज पर भी बात करेंगे, लेकिन एक शर्त और लिखी हुई थी, एग्जाम होने से पहले, जून में एग्जाम है, एग्जाम होने से पहले आपका वहां पर रिजल्ट आ जाना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता आपको अर्जित कर लेनी चाहिए, ये एक शर्त जोड़ी हुई है। बाकी 12th अपीयरिंग भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशली ज्योग्राफी के लिए और होम साइंस के लिए, जिनके 12th क्लास में 11th 12th में ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट रहा हुआ है। ये नहीं आर्ट्स और साइंस का नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, अगर आपकी ज्योग्राफी है तो आप पद कोड 6 के लिए एलिजिबल है। भूगोल जो कि कॉलेज में आपको लगाएंगे, कॉलेज में आप लैब असिस्टेंट बनेंगे, अगर आपके होम साइंस है तो भी आप कॉलेज में लैब असिस्टेंट बनेंगे, ये पद है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका सीनियर सेकेंडरी में आपके भूगोल विषय होना चाहिए तो आप भूगोल के लिए भर सकते हैं, अगर आपके होम साइंस थी तो आप होम साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शैक्षणिक योग्यता में अब आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, जो पहले डाउट थे वो अब सारे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पदों का प्राथमिकता क्रम क्या रखें। देखो इतने सारे पद हैं तो क्या सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे? नहीं, अलग अलग फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, आपको प्रेफरेंस देनी है। जिनके साइंस सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, जिनके साइंस रहा है वो 1 से लेकर 5 तक फॉर्म वो एलिजिबल है। जिनके ज्योग्राफी रहा है वो ज्योग्राफी 1 से 5 के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, ये ज्योग्राफी के लिए आपको प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है जिनकी ज्योग्राफी है। और जिनके यहाँ पर होम साइंस रहा है उनके लिए भी प्रेफरेंस की जरूरत नहीं है, बस आप इसी में भर सकते हैं। जिनके एग्रीकल्चर रहा, एग्रीकल्चर वाला पहला वाला नहीं भर सकता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवे के लिए एलिजिबल है, भर सकता है। प्रेफरेंस समझ में आ गया? आपको जब फॉर्म भरने जाएंगे तो प्रेफरेंस देने जाएंगे कि पहले नंबर पर ये मुझे पोस्ट चाहिए, दूसरे नंबर पर ये चाहिए। ध्यान रखना, प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप फाइनल सेलेक्ट होंगे तब आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको विभाग अलॉट किया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बाद में पता चलता है जब हम नौकरी करने जाते हैं, यार ये विभाग हमें कैसे मिल गया। ठीक है, अब हम प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर विशेष नोट डाल के फॉर्म में नीचे लिखा हुआ था कि आपको प्राथमिकताओं का क्रम भरना पड़ेगा, और सिलेक्शन के बाद चयनित अभ्यर्थियों का विभागों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर ही किया जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक आपको विभागों को यहाँ पर प्राथमिकता क्रम भरना है। अब कैसे भरना है वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आप अपने हिसाब से भरेंगे, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा भरेंगे, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ सलाह देता हूं। देखो किसको कौन सा भरना चाहिए, पहले तो बात करते हैं जिनके साइंस है। साइंस का मतलब है अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है और 2 3 4 5 के लिए भी एलिजिबल है। अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो आप इस पहले के लिए एलिजिबल नहीं है, बाकी सभी के लिए एलिजिबल है। तो अब मैं आपको एक बता रहा हूं कि किसको कौन सा प्रेफरेंस भरना चाहिए। देखो ये लगेंगे स्कूल में, 12th के स्कूल में लैब असिस्टेंट लगना है, जो पहला वाला। तो जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उनको मेरी सलाह रहेगी कि आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को देवें। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहनी चाहिए। रीजन बताता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। देखो आप स्कूल में लैब असिस्टेंट लगेंगे, एक तो क्या कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगभग आजकल हर बड़े गांव में लगभग स्कूल मिल जाती है, तो बिल्कुल संभव है कि लैब असिस्टेंट लगने के बाद आपको अपने आसपास के गांव में ही यहाँ पर स्कूल मिल जाए, तो आप अपने घर के आसपास रह सकते हैं। स्कूल में आपको पढ़ने का समय भी ज़्यादा मिल जाएगा, तो उसके लिए हिसाब से ये ज़्यादा एक बेटर है, और पोस्ट भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि पोस्ट कम है, ठीक है ना, तो पोस्ट भी अच्छी है, आप पहली प्रेफरेंस इसको दे सकते हैं। पोस्ट का हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्रेफरेंस में, आपकी अगर रैंक अच्छी है तो पोस्ट कम होते हुए भी आपको प्रेफरेंस पहले वो दी जाएगी। तो रीज़न मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज में अगर आप भरते हैं तो कॉलेज आपको पता कि हर गाँव में कॉलेज नहीं होते हैं, है ना, कॉलेज आपको उपखंड स्तर पर जिला स्तर पर वहीं पर मिल पाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी पोस्ट आपको उपखंड और जिला स्तर पर मिले, और आपकी अगर रैंक थोड़ी सी पीछे रही तो हो सकता है आपके उपखंड और आपके जिले में भी आपको अपनी पोस्ट नहीं मिले, आपको दूसरे जिले में भी जाना पड़ सकता है। तो ये एक रीजन है कि आप पहली प्रेफरेंस इसको दे सकते हैं। फिर दूसरी प्रेफरेंस किसको दें? फिर दूसरी प्रेफरेंस मैं मानता हूं कि आप कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय को दे सकते हैं। रीजन, अगर आप स्कूल कॉलेज
उससे जुड़ा रहना चाहते हैं, उसी एजुकेशन जुड़ा रहना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेटर है। जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो इसको तो आप पहली प्रेफरेंस दे नहीं सकते। अगर आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, चाहे आपके एग्रीकल्चर है या नहीं है, लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो आप इसमें दे सकते हैं। बाकी मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपका एग्रीकल्चर नहीं है तो आप कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में दे सकते हैं। जो जिनके एग्रीकल्चर है वो चाहे तो पहले इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। अगर आपके एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का आपका इंटरेस्ट है, तो आप पहला प्रेफरेंस इसको दे सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर मायने नहीं रखते कि आपके 15 पोस्ट, इसमें 282 पोस्ट है, ठीक है। आप पहला प्रेफरेंस इसको भी दे सकते हैं, पहला प्रेफरेंस इसको भी दे सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर आपने दूसरी प्रेफरेंस कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय को दी है, तो उसके बाद चाहे आप कृषि विभाग में दें, चाहे विधि विज्ञान में दें, दोनों लगभग एक जैसा है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब देना है। अगर आपको कृषि विभाग में इंटरेस्ट है तो आप वहां जा सकते हैं, विधि विज्ञान फोरेंसिक लैब में इंटरेस्ट है तो वहां जा सकते हैं। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि कृषि विभाग हो चाहे राज्य विधि विज्ञान, ये हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं। जहां आपको कृषि विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय मिलेगा वहीं आपको लगाया जाएगा। जहां विधि विज्ञान प्रयोगशाला होगी वहां लगाया। ये हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते, तो दूर दूर भी जा सकते हैं। तो इसमें भी अगर आप प्रेफरेंस देना चाहें तो पहले इसको दे सकते हैं, फिर राज्य विधि विज्ञान को दे सकते हैं। ये तो हो गई साइंस वालों की बात, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर को भी शामिल कर लिया। एग्रीकल्चर इसको प्राथमिकता नहीं दे सकता, बाकी को दे सकता। एक और इंपॉर्टेंट, ये जो पांचवा है इसको खास ध्यान पर देना। गलती से भी 5वें नंबर वाली प्रेफरेंस को पहले मत रख देना, चौथे पर या ऐसे मत रखना। इसको आपको लास्ट में रखना, 5वें नंबर पर ही रखना, या अगर एग्रीकल्चर के तो चौथे नंबर पर रखना। क्यों? क्योंकि ये एक अकेली पोस्ट है जो लेवल 5 की जॉब है। लेवल 5 का मतलब इसकी सैलरी कम होगी, बाकी चारों की सैलरी ज्यादा होगी। अगर आपने इसको पहले रख लिया, तो आपकी मेरिट ऊपर होते हुए भी पहले आपको ये मिलेगा, आपकी सैलरी भी कम होगी, आप ग्रेड में भी नीचे होंगे। तो इसको तो आपको सबसे लास्ट में रखना है। क्लियर हो गया? और जो भूगोल है उनको केवल एक ही प्रेफरेंस है, एक यही देना, और जिनके होम साइंस है वो इनको यही देना है। क्लियर हो गया? तो ये प्राथमिकता क्रम बहुत सावधानी से आपको भरना है। प्राथमिकता क्रम इधर उधर होते ही चेंज हो जाएगा। इनमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो और भी आप किसी और से भी सलाह ले सकते हैं कि कृषि विभाग में या फिर इनमें से किसको देना। बाकी मैंने मेरे हिसाब से आपको बता दिया, डिसीजन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा की, एज लिमिट्स की बात कर रहे हैं। एज लिमिट जिनको जो 18 से 40 के बीच में है, 18 से 40 के बीच में, उनको तो कोई विशेष डाउट नहीं है। जो डाउट है जो किनारे पर है, ठीक है, 18 साल की उम्र वाला व्यक्ति है वो भर सकता है। अब 18 कब? जैसे मान लो कि आज फॉर्म भरते समय आपकी एज 18 नहीं है, लेकिन यहां पर एक डेट दे रखी है 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 जो अगला साल 2023 है, तब भी अगर आप 18 साल के हो जाते हैं, अभी आप मान लो 17.5 के हैं, तो आप 1 जनवरी 2023 तक 18 के हो जाएंगे तो भी आप एलिजिबल हैं। तो जो 17.5 साल के हैं उससे भी कम है, अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, 1 जनवरी 2023 तक भी अगर आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप एलिजिबल है। अगर आप 2 जनवरी 2023 को एलिजिबल हो रहे हैं, आप 18 साल के हो रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा, 40 साल की उम्र का वो व्यक्ति भर सकता है। क्या 40 से ऊपर वाला भी भर सकता है? देखो ये नोटिफिकेशन में आप ध्यान से देखेंगे, यहां लिख रखा है 3 साल की छूट सरकार दे रही है, क्योंकि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो जिसकी उम्र, जो जनरल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, सामान्य श्रेणी का पुरुष कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है, वो भी 43 साल की उम्र तक का भी भर सकता है। 40 तो है ही है, प्लस 3 साल की सरकार ने छूट दी है, 43 साल के व्यक्ति भी इसको भर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग छूट भी है। अगर कोई SC, ST, OBC, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से यानी EWS में भी आता है उनको, और राजस्थान के मूल निवासी, ध्यान देना केवल राजस्थान के मूल निवासी को आरक्षण है। एक सवाल आपका और भी ये भी बोल सकता है कि राजस्थान के बाहर के हैं, यूपी बिहार के हैं, आप राजस्थान से आउट ऑफ स्टेट हैं, क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं? वो भी भर सकते हैं। बस आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन राजस्थान में नहीं मिलेगा, न एज की छूट मिलेगी, न दूसरा रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप SC, ST, OBC या किसी भी कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बाकी आप भर सकते हैं। सामान्य तो इनको 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की महिला, उनको भी 5 साल की छूट है। और SC, ST, OBC, EWS, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग, इनकी है तो 10 वर्ष की छूट यहाँ पर हो जाएगी। विधवा महिला है तो उनके कोई भी यहाँ पर एज लिमिटेशन नहीं होती है, वो कभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। तो ये तो हो गया आपका एज लिमिट का। क्लियर है? अब थोड़ी सी बात करते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस। इस नोटिफिकेशन में सिलेबस जारी नहीं किया गया, लिखा हुआ कि जल्द ही सिलेबस जारी कर दिया जाएगा बोर्ड की वेबसाइट पर। ये जो मैंने आपके सामने सिलेबस रखा, ये 2018 पिछली वैकेंसी का। अब पिछली वैकेंसी में आपको पता होगा कि सिर्फ जो साइंस के कैंडिडेट थे उन्हीं के लिए वैकेंसी थी। ज्योग्राफी की वैकेंसी इस तरह से एग्जाम करा के ही पहली बार ही लिया जा रहा है, इसलिए अभी तक किसी को ज्योग्राफी का सिलेबस पता नहीं कैसा आएगा। होम साइंस का सिलेबस यहाँ पर पता नहीं है। अभी जो मैं आपके सामने पाठ्यक्रम दे रहा हूँ ये सिर्फ साइंस वालों के लिए, ज्योग्राफी का भी जल्दी आ जाएगा, आप चिंता नहीं करें, अलग ही आएगा। सिर्फ साइंस ऐसा नहीं रहेगा कि साइंस वाले ही आपका सिलेबस रहेगा।
ज्योग्राफी का सिलेबस यहाँ से अलग रहने वाला। मैं साइंस की बात कर लेता हूँ। एक पेपर होगा लेकिन पार्ट इसमें दो होंगे। पार्ट ए में यहाँ पर राजस्थान का जीके आएगा। इस राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और राजस्थान का भूगोल, यानी कि इस हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स यहाँ पर नहीं आ रहा, करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ये 100 नंबर का होगा। और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर आ रही है। मैथ्स यहाँ पर नहीं आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपको तैयारी करनी, जो 200 नंबर का होगा, मतलब इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसकी ज़्यादा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपकी अच्छी होगी साइंस वालों के लिए तो ये आप अच्छा कर पाएंगे। ज्योग्राफी वालों के लिए ज्योग्राफी का सिलेबस अलग से जारी होगा। तो टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे और मिनिमम 40% आपको यहाँ पर लाने होंगे और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ये एक तरह से परीक्षा की स्कीम। हालांकि सिलेबस भी आ गया, सिलेबस पे और कभी डिस्कस करेंगे। डिटेल सिलेबस भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आज सिर्फ हम परीक्षा के जो पार्ट ये स्कीम है इसके ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया आपके। ज्योग्राफी का सिलेबस जल्दी जारी होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। परीक्षा तिथि आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन में आपने देख लिया होगा। 3 महीने लगभग अभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 28 और 29 जून 2022 फिलहाल अधीनस्थ बोर्ड ने ये डेट रखी है। ये भी लिखा हुआ है कि जरूरत पड़ी तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही आखिरी डेट मानकर चलिए कि 28 और 29 जून को ये एग्जाम हो सकता है, पूरा पॉसिबिलिटी है। अब जो बात कर लेते हैं वो है सैलरी की, वेतनमान की। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप अभी फिलहाल सैलरी के बारे में सोच रहे होंगे। आप तो बस ये सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह से इस बार ये नौकरी लगनी है। सैलरी तो जो भी मिलेगी वो ले लेंगे, सरकार 1 साल 2 साल नहीं भी दे, बस नौकरी मिले ले। ध्यान देना, अब कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। जो 2018 में जिन्होंने एग्जाम दिया, जिन्होंने भले ही टॉप भी किया, अगर वो 2020 में भी वापस बैठे हो सकता है नंबर भी आए नहीं आए। मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये जो वैकेंसी आप मान के चलिए कि आने वाले 2-3-4 सालों में वैकेंसी भी बहुत कम हो जाएगी और कंपटीशन भी बहुत टफ हो जाएगा। तो हर चांस को अपने लिए आखिरी चांस ही मानकर चले कि मेरे लिए बस ये आखिरी चांस है और इस बार मुझे सेलेक्ट होना है, तो आप सेलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने डील डाल करी कि ये तो पहली बार चांस है, अगली बार और देख लेंगे, तब सिलेक्शन से आप बहुत पीछे चल जाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें वही आगे बढ़ पाएगा जिसने बहुत ज़्यादा कड़ा अभ्यास किया है, वही यहाँ पर ज़्यादा आगे निकल पाएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था पद कोड 5 वाला, वो एक ऐसी वैकेंसी जो लेवल 5 की है, बाकी सारी की सारी लेवल 8 है। आपको पता होगा कि 6 वेतन आयोग के बाद लेवल में बांट दिया गया। तो लेवल 8 से लेकर लेवल 5 आपने देखा होगा। एलडीसी जो होते हैं, एलडीसी का जो लेवल होता है वो लेवल 5 होता है और ये लेवल 8 है। ठीक है। 3rd ग्रेड टीचर होते हैं, उनका लेवल 10 होता है। 2nd ग्रेड लेवल 11 होता है, 1st ग्रेड लेवल 12 होता है, आरएस जो होता है वो लेवल 14 होता है। इस तरह से लेवल बांट रखा है। तो ये लेवल 8 की पोस्ट है और अच्छी पोस्ट है सारी की सारी। बस एक पोस्ट है वो लेवल 5 की, यानी एलडीसी के बराबर। उसका ग्रेड पे, लेवल 8 का ग्रेड पे होता है 2800 और लेवल 5 का ग्रेड होता है 2400। अब मैं आपको ग्रेड पे के हिसाब से बता देता हूँ कि सैलरी कितनी मिल जाती है। सिलेक्शन के बाद जब आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, ये राजस्थान गवर्नमेंट का नियम है, 2 साल का परिवीक्षा पर कार्य पर रहता है, जिसमें आपको फिक्स पेमेंट मिलता है। कितना मिलेगा? अगर आप लेवल 8 में सेलेक्ट होंगे तो 18,500 रुपये आपको फिक्स पेमेंट यहाँ पर मिलेगा और लेवल 5 है तो 14,600 रुपये मिलेगा। 6ठे वेतन आयोग के बाद ये ठीक ठाक मिल जाते हैं। पहले तो ये बहुत कम था, यहाँ पर 7,000 रुपये मिलते थे, अब डबल हो गया है लगभग। ठीक है। और 2026 तक मानकर चलिए कि 2026 तक अब 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा। 8वें वेतन आयोग के बाद ये आपकी सारी सैलरी लगभग डबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये बहुत सैलरी बढ़ने वाली 2026 के बाद। सैलरी कितनी मिलती है? 2 साल हो गए, आपको फिक्सेशन कर दिया गया। फिक्सेशन के बाद सैलरी कितनी होती है वो बात करेंगे। आपका बेसिक पे रहेगा लेवल 8 में 26,300। इसके बाद डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो फिलहाल 31% चल रहा है। ये बढ़ता रहता है, 31% भी आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी फिलहाल 31% है। और इसके अलावा ये जो किराया भत्ता जो होता है, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंटल अलाउंस बोलते हैं इसको, ये अलग अलग होता है। 9% भी होता है, 18%। 18% सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में होता है, जैसे जयपुर, जोधपुर है, अजमेर है, वहाँ पर 18% मिलता है। बाकी सब जगह 9%। आप 9% मान लीजिए, 5 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए। तो अभी 9% के एवरेज के हिसाब से मैंने सबको जोड़ा तो ये लगभग बैठता है 36 से 37 हज़ार। 2 साल के बाद आपकी सैलरी 36 से 37 हज़ार के आसपास रहेगी। अगर आप लेवल 5 में आते हैं तो यही और आपको लगभग 1,000 के आसपास, अगर आप किसी सिटी में लगे तो अलाउंस वो अलग से मिलता है, 1-2 कुछ अलाउंस और होते हैं। ठीक है। और अगर आप लेवल 5 में तो आपकी इन हैंड सैलरी लगभग हो सकती है 29 से 30 हज़ार। ये एक मोटा मोटा अनुमान है, इसके आसपास ये सैलरी रहने वाली है। ठीक है। तो सैलरी ऐसा नहीं है कि सैलरी बहुत कम है, सैलरी अपना आप में बहुत ही पर्याप्त अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अब लास्ट में आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियाँ क्या क्या रखनी है वो बताता हूँ आपको। देखो, फॉर्म भरते समय पिछले कई पेपर थे जिसमें
मतलब एक दो कैंडिडेट के मेरे पास ऐसे मैसेज आते रहते थे, सर फॉर्म में गलती हो गई। वो लास्ट तक एग्जाम तक देने जा रहे तब तक उनके दिमाग में टेंशन रहता है कि मैंने फॉर्म गलत भर दिया। उनको पता भी चल जाता है फॉर्म गलत भर जाते हैं, तो वो एक दिमाग में टेंशन रह जाती है। तो फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी से, कि फॉर्म में कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है आपका नाम हो गया, आपका फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गया। कई कैंडिडेट ऐसे मिले सर, मेल कैंडिडेट थे और फीमेल भरना आ गया, ठीक है, तो ये दिमाग में एक टेंशन रहती है। हालांकि संशोधन का पूरा पूरा अवसर मिलता है, 2 बार आपको संशोधन का अवसर मिलता है। गलत भरना आ गया तो भी आप बाद में इसको सही कर सकते हैं। एक तो अभी फॉर्म भरने के बाद भी और एक एग्जाम के बाद भी आपको संशोधन का अवसर यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसकी आप नौबत ही क्यों आने दें, पहले से ही बहुत सावधानी से पढ़कर जब लास्ट सबमिट करें तो उस टाइम आपको पूरा अच्छे से पढ़कर फिर इसको देखना है। तो अपना नाम, क्योंकि नाम बाद में भी चेंज नहीं होता है, तो नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, अपनी डेट ऑफ बर्थ है, अपना जेंडर है, ये सारी की सारी चीज़ें सही भरनी है। इसके अलावा अब 2-3 चीज़ें, एक अभी हमने बात की टीएसपी और एक नॉन टीएसपी, ठीक है। ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं है कि आप नॉन टीएसपी के हैं और आप टीएसपी में फॉर्म भर दे, टीएसपी अप्लाई कर दे, वो नहीं करना है। और टीएसपी वाला ध्यान रखना, टीएसपी वाला टीएसपी में फॉर्म भर सकता है, नॉन टीएसपी में भर सकता है। ये टीएसपी वालों को सुविधा दी गई है। आप टीएसपी में भी फॉर्म भर सकते हैं, नॉन टीएसपी में फॉर्म आप भर सकते हैं। जब सिलेक्शन के बाद आपको ये बताना पड़ेगा आप टीएसपी एरिया में रहना चाहते हैं या नॉन टीएसपी। अगर आप नहीं बताते तो आपको टीएसपी मिलेगा, अगर आप नॉन टीएसपी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये टीएसपी वालों को सुविधा, ध्यान देना, नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना। दूसरा, एक गलती कई कैंडिडेट कर देते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन मिलता है 2% के आसपास। तो खिलाड़ी की आप नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना, खिलाड़ी की, उत्कृष्ट खिलाड़ी की अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो ही उसको स्पोर्ट्स कोटे में भरना, नहीं तो अगर आपने स्पोर्ट्स कोटे में भर दिया आपको सीधा बाहर निकाल सकते हैं। और नोटिफिकेशन में तो ये भी लिखा हो कि आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है अगर आप खिलाड़ी नहीं है और खिलाड़ी के तौर पर आपने फॉर्म भर दिया। तो ध्यान रखना है कि किस किस कैटेगरी में अगर आप हैं, उस कैटेगरी में जो दी हुई, अगर उसी कैटेगरी में आते हैं, आपने वास्तव में कोई नेशनल चैंपियनशिप खेला है, मेडल जीता है, तो ही आप इसमें एलिजिबल है, बाकी एलिजिबल नहीं होता है। आपने अगर राज्य स्तरीय खेला है तो राज्य स्तर पर इसमें आप देखना है, उसमें राज्य स्तर पर नहीं है तो आप उस उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। तो बहुत ध्यान से, दिव्यांगजन भी है तो दिव्यांगजन की कैटेगरी भी आप देख लेना कि आप किस कैटेगरी में, उस कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसी आधार पर आपको फिल करना है। एक बात और, फॉर्म फिल करते समय एक चीज़ जिसे कैंडिडेट और परेशान रहते हैं, फीस को लेकर। एक 450 फीस है, एक 350 फीस है और एक 250 फीस है, ठीक है। तो 450 फीस जो जनरल कैंडिडेट है उनके 450 यहाँ पर फीस भरी हुई है। इसके अलावा जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 350 और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 250 फीस यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पर एक और बाद में कॉलम डाला गया कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, वो भी 250 रुपये दे के फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इसको फॉर्म भर देते हैं। बाद में दिक्कत क्या आती है कि बाद में आप जब अपने डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे तब आपके पास ये आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट बना है कि आपकी 2.5 लाख से इनकम कम है, आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो ही आप इसमें एलिजिबल है। कई बार इसमें भर जाते हैं और बाद में अपने लिए वो आप दे नहीं पाते हैं सर्टिफिकेट किसी कारण से। तो ध्यान रखना, अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, मैं तो कहूँगा आपकी 2.5 लाख से भी कम है और आपके पास पैसा है 200 रुपये और आप सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे, क्योंकि कई बार बाद में ऐसा होता है सर्टिफिकेट बनाने में 200 की जगह कई ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और सर्टिफिकेट यहाँ 200 बचाने के चक्कर में बाद में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो कोशिश करना, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप ये वाला फॉर्म भरना, बाकी आप दे सकते हैं इस कैटेगरी का या इस कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आता है वो भर सकते हैं, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिलते हैं कि सर मैं तो इस कैटेगरी में आता नहीं हूँ, मैंने तो 2.5 लाख से ज़्यादा है, पिताजी सरकारी नौकरी में, हमने ये फॉर्म भर दिया है ना। बाद में बड़ी मुश्किल आती है, शपथ पत्र वगैरह और बहुत दिक्कतें आती है। तो इस बात का भी आप खास तौर पर ध्यान रखना फॉर्म भरते समय। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाद में आप 300 रुपये शुल्क देकर, अगर आपके फॉर्म भरते समय मान लो आपने भी फॉर्म भरा, फॉर्म भरने की डेट अभी चल रही, फॉर्म आपने सबमिट कर दिया और पता चला कि फॉर्म में गलती हो गई, तो फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट के बाद भी 7 दिवस के पश्चात, 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा, आप संशोधन करा सकते हैं। जैसे आज आपने फॉर्म भरा, आपको पता चल गया कि गलती हो गई, तो दूसरे दिन जाकर आप संशोधन नहीं करा सकते। फॉर्म की डेट खत्म हो जाएगी 23 अप्रैल, उसके 7 दिनों के भीतर आपको संशोधन कराना पड़ेगा और उसके लिए 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। दूसरा यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि
अगर आप किसी भी कारणवश आवेदन करने के अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिन बाद भी अगर नहीं करा पाते हैं तो एग्जाम के बाद आपको एक अवसर और दिया जाएगा, वहां पर आप संशोधन करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि संशोधन एक बार फॉर्म में गलती होगी तो संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं, तो संशोधन कराया जा सकता है। लेकिन ऐसी नौबत आए क्यों, आप पहले से ही फॉर्म अच्छे से भरें। ठीक है, तो ये थी इसमें सारी की सारी खास जानकारियां। आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बात करूंगा, पिछले पेपर्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें। और एक बात जो मैं हर बार बताता हूं, ये टेस्ट जो है वो आपको रेगुलर रखनी है। टेस्ट मेक्स यू बेस्ट। आपकी किसी भी पूरी, आप जो कितना भी पढ़ लो, वो सिर्फ आपकी 50% तैयारी करती है। आपके 50 से आगे तैयारी जो बढ़ाने में वो हेल्प करता है, वो आपकी टेस्ट प्रैक्टिस है। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको भी दे सकते हैं। जल्दी हम स्पेशल सिर्फ लेब असिस्टेंट के लिए भी टेस्ट सीरीज जल्दी ही शुरू कर देंगे, वीडियो कोर्स भी शुरू हो जाएगा। मार्केट में भी और जो अच्छी पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज है वो आप ला सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके अपने आप को मजबूत बनाओगे, है ना। अभी शांति काल में कहते हैं भी, शांति काल में जितना पसीना बहाएंगे युद्ध काल में उतना ही खून कम बहता है ना। तो वहां लहूलुहान नहीं होना, एग्जाम के टाइम लहूलुहान नहीं होना। अब जितना पसीना बहाओगे आप, आपका रिजल्ट वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, और ये सारी टेस्ट सीरीज आपको, अगर आप नए हैं तो क्वालिटी एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे, वहां पर आपको सारा के सारा मिल जाएगा। कोई और भी डाउट हो, आपके कोई सवाल हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी जवाब जरूर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।